हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि राग भैरव का समवादी स्वर क्या है। राग भैरव जो है उसका समवादी स्वर क्या है, तो रे जो है ये राग भैरव का समवादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रे जो है ये राग भैरव का संवादी स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या है। वादी स्वर अलग होता है और संवादी स्वर अलग होता है। तो राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या हो जाएगा, तो ध जो है ये राग अलैया बिलावल का वादी स्वर है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर क्या है, तो ग जो होता है वो राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर होता है, और वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर क्या है। तो अभी आप लोग को बताए थे कि ग जो है ये राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि राग आशावाड़ी का वादी स्वर क्या है। राग आशावाड़ी जो है इसका वादी स्वर क्या है, तो इसका वादी स्वर है ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राग आशावाड़ी का वादी स्वर है ध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और म्यूजिक के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न ये आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता ही दिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी बता चुके हैं पहले ही, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राग आशावड़ी का संवादी स्वर क्या है। राग आशावड़ी जो है इसका संवादी स्वर क्या है, तो ग जो है ये राग आशावड़ी का संवादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग आशावड़ी का संवादी स्वर ग है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग बिहाग की जाति क्या है। राग बिहाग जो है इसकी जाति क्या है। ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था और 23 में भी पूछा गया था। लगातार 4 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ 20 में नहीं पूछा गया था, नहीं तो लगातार ये 4 साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग याद रखिएगा कि राग बिहाग जो है उसकी जाति क्या है, तो औंडम संपूर्ण जाति है। राग बिहाग की जाति क्या है, तो औंडम संपूर्ण जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि राग भैरव की जाति क्या है। राग भैरव जो है इसकी जाति क्या है, तो राग भैरव की जाति है संपूर्ण संपूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग भैरव की जाति क्या है, तो संपूर्ण संपूर्ण राग भैरव की जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राग अलैया बिलावल की जाति क्या है। राग अलैया बिलावल जो है इसकी जाति क्या है, तो राग अलैया बिलावल की जाति जो है वो शांडव संपूर्ण जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग अलैया बिलावल की जो जाति है वो शांडव संपूर्ण जाति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग आशावड़ी की जाति क्या है, तो राग आशावड़ी जो है अब इसकी जाति क्या है, तो औंडम संपूर्ण जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक जितना क्वेश्चन आपको बताएं 1 से लेकर के 9 तक अगर इतना कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो बस 9 में से ही पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से याद रखिए सबको। अगला क्वेश्चन है शांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं। शांडव संपूर्ण जो होता है उसमें कितने स्वर लगते हैं, तो उसमें 13 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शांडव संपूर्ण में 13 स्वर लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शांडव 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 स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। इससे पहले क्या था कि शांडव समूह संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, तो शांडव संपूर्ण में जो है 13 स्वर लगते हैं। लेकिन शांडव शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो शांडव शांडव स्वर समूह में जो है 12 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांडव शांडव स्वर समूह में 12 स्वर लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। अब क्या क्वेश्चन है कि औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें भी 12 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। 2023 में भी पूछा गया था, तो 6 ठाट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में 6 ठाट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ठाट कितने होते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत में पहले बता दिए कि 6 ठाट होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में स्वर कितने होते हैं, तो 12 स्वर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत में 6 ठाट होते हैं और 12 स्वर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि औंडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं। औंडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औंडव जाति के रागों में 5 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीत की रचना के द्वितीय चरण को क्या कहते हैं। गीत की रचना के द्वितीय चरण को क्या कहते हैं, तो गीत की रचना के द्वितीय चरण को अंतरा कहते हैं। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए गीत की रचना के प्रथम चरण को क्या कहते हैं, तो गीत के रचना के प्रथम चरण को अस्थाई कहते हैं, और द्वितीय चरण को क्या कहते हैं, तो अंतरा। पहले चरण को अस्थाई और द्वितीय चरण को अंतरा कहते हैं। याद रखिएगा गीत की रचना के पहले चरण को अस्थाई कहते हैं और दूसरे चरण को अंतरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि गायन में गति को एक समान बनाए रखने को क्या कहते हैं। गायन में गति को एक समान बनाए रखने को क्या कहते हैं, उसको लय कहते हैं। लय किसको कहते हैं, तो गायन में गति को एक समान बनाए रखने को लय कहते हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लय किसे कहते हैं, लय से आप क्या समझते हैं। तो अगर इतना भी आप लोग लिख लेते हैं तो 1 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पूछा जाता है कि लय किसे कहते हैं। इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों को ऐसे 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। गायन में गति को एक समान बनाए रखने को लय कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में और बता दीजिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा। वो सब आप लोगों को पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि झपताल में कितने विभाग होते हैं। तो झपताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झपताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमार ताल में खाली का प्रयोग किस यात्रा पर होता है। धमार ताल में खाली का जो प्रयोग होता है या किस यात्रा नहीं, यहाँ पर मात्रा होगा ना, मात्रा पर होता है। धमार ताली में खाली का प्रयोग किस यात्रा नहीं, यहाँ पर मात्रा होगा, किस मात्रा पर होता है। तो धमार ताल में खाली का जो प्रयोग होता है वो 8वीं मात्रा पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए यात्रा नहीं मात्रा है। धमार ताल में खाली का जो प्रयोग होता है वो 8वीं मात्रा पर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग को इसका PDF भी मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका PDF लेकर के बार बार रिविजन कीजिएगा, उसमें आपको आंसर भी दिया रहेगा, आंसर के साथ दिया रहेगा। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहेगा, जिससे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उस छूट नहीं आ पाए एक भी क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन है एक ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक ताल में कुल 4 तालियां होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झप ताल में कितनी तालियां होती है। तो झप ताल में जो है 3 तालियां होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झप ताल में 3 तालियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिताल में कुल कितनी खाली होती है। ताली नहीं खाली होती है। त्रिताल में कुल कितनी खाली होती है, तो 1 खाली होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिताल में कुल 1 खाली होती है। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का गायन समय क्या है। किस राग का ना गायन समय कब का, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। अभी आपको बता भी देते हैं वैसे, लेकिन 4-5 है, 5-7, 4-5 नहीं 5-7 है। 507 को आप लोग अच्छे से याद रखते हैं तो 2-3 उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप लोग को बताते हैं राग बिहाग का गाने का जो समय होता है वो रात्रि के प्रथम पहर में। रात्रि के प्रथम पहर में राग बिहाग का गाने का समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि राग भैरव का गाने का समय क्या है। तो राग भैरव जो है इसका गाने का जो समय है वो प्रातः काल का, यानी कि प्रातः काल सुबह सुबह में राग भैरव का गाने का समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है। अब राग अलैया बिलावल का गाने का समय क्या है। तो दिन के प्रथम पहर में राग अलैया बिलावल को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग अशावड़ी का गाने का समय क्या है। तो दिन के दूसरे पहर में राग अशावड़ी को गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न है। राग बिहाग जो है किस ठाट से उत्पन्न है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो बिलावल ठाट से उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है राग यमन किस ठाट से उत्पन्न है। तो राग यमन जो है ये किस ठाट से उत्पन्न है। तो ये कल्याण ठाट से उत्पन्न है राग यमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम पूछा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो उसको भी याद रखिएगा कि राग यमन किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है। राग भैरव जो है ये किस ठाट से उत्पन्न है। तो भैरव ठाट से उत्पन्न है राग भैरव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न है। अलैया बिलावल जो है ये किस ठाट से उत्पन्न है। तो बिलावल ठाट से उत्पन्न है अलैया बिलावल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलैया बिलावल जो है ये बिलावल ठाट से उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन है राग अशावड़ी किस ठाट से उत्पन्न है। राग अशावड़ी जो है यह किस ठाट से उत्पन्न है। तो राग अशावड़ी जो है यह अशावड़ी ठाट से उत्पन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है। राग बिहाग जो है इसका वादी स्वर क्या है। तो इसका वादी स्वर गौ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है। तो राग बिहाग जो होता है इसका संवादी स्वर क्या होता है। तो इसका संवादी स्वर होता है नी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग कल्याण या फिर यमन का वादी स्वर क्या है। तो राग कल्याण जो है इसका वादी स्वर जो है वो गौ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग यमन का संवादी स्वर क्या है। तो राग यमन जो है उसका संवादी स्वर जो है वो रे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 5-6 क्वेश्चन है, इस सबको आपको अच्छे से याद ही रखना है। जैसे बताते एक बार आप अच्छे से याद रखिएगा। राग बिहार का वादी स्वर अगर पूछा जाए, राग बिहार का वादी स्वर अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा राग बिहार का वादी स्वर गौ है, ठीक है। यहीं पर अगर पूछा जाए कि राग बिहार का संवादी स्वर, संवादी स्वर, राग बिहार का अगर संवादी स्वर पूछा जाए तो याद रखिएगा नी जो होता है वो राग बिहार का संवादी स्वर होता है, समझ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राग कल्याण का वादी स्वर क्या है। तो राग कल्याण जो है उसका वादी स्वर गौ है। क्या है राग कल्याण, कल्याण
का वादी स्वर तो ग हो जाएगा। और राग यमन का अगर संवादी स्वर पूछा जाए, ठीक है ना, जो जो पूछा जाता है वो सही आपको बता देते हैं। तो राग यमन का संवादी स्वर क्या होता है, तो यमन का संवादी स्वर होता है नी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राग भैरव का संवादी स्वर क्या है, तो राग भैरव का जो संवादी स्वर है वो रे है, ठीक है। और राग भैरव का संवादी स्वर रे हो गया। और राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर क्या है, तो राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर जो है वो ध है। और यही पूछा जाए कि राग अलहैया बिलावल का संवादी स्वर, तो राग अलहैया बिलावल का संवादी स्वर ग है और ध क्या है, तो राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर है। और राग अलहैया बिलावल का संवादी स्वर क्या है, तो इसका संवादी स्वर है ग। इस सबको आप लोग अच्छे से याद रखें, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।